Hello everyone, I am Nisha and I welcome to you in your own HLV डिजिटल क्लासेस। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मलेरिया क्या होता है, इसमें जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, उसका जीवन चक्र पढ़ा था, उसके लाइफ साइकिल के डायग्राम को हमने देखा था। आज हम बताने वाले हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछा ही जाता है हर बार, कैंसर से संबंधित कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर पेपर में। तो हम कैंसर के बारे में डिटेल से जानकारी ले लें ताकि बहुविकल्पीय, अतिलघु, लघुत्तरीय, दीर्घ-उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं आपसे एक ही टॉपिक में जो कैंसर है उसी से सारे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वो एक ही टॉपिक से मिल जाए, जितनी भी कैंसर से रिलेटेड हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़िए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर हमारा टॉपिक है और इसमें बताया जाएगा कि कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें पैरासाइट कौन सा ऐसा जो कारक है जो इसको आगे निर्वहन करता है, इसका देखते हैं। तो लिखा है यह एक कष्टदायक रोग है, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है, ठीक है, और जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कैंसर इतनी भयानक बीमारी है जिसपे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण। यहाँ पर मेन मुद्दा यही है। कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित कोशिका के विभाजन के कारण क्या होता है, अविभेदित कोशिकाओं के समूह बनाने लगता है। सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं वो विभेदित करती हैं, लेकिन जो ये कैंसर जब हमारे अंदर सेल्स में इंटर करता है तो ये क्या करता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं लगभग नियमित तौर पे रहती हैं और यहाँ पर अनियंत्रित कर देता है ये, और उसके बाद में उसे अविभेदित कर देता है और उनका समूह बनाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्य कोशिकाओं का भोजन एवं ओजेड ग्रहण करती रहती हैं। अब इससे ये पता चलता है कि कैंसर क्या होता है, वो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण अविभेदित कोशिकाओं के समूह बनाने लगता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो जो हमारी सामान्य कोशिका में भोजन होता है इनका, ये हमसे ओजेड लेती हैं, O2 लेती हैं, ठीक है, वो ये ग्रहण करती हैं भोजन के रूप में। फिर बताया गया है इससे सामान्य कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। अब जो हमारी सामान्य कोशिकाएं जब ये अनियंत्रित हो जाएंगी और अविभेदित कोशिकाओं के समूह बनाएंगी तो जो हमारी सामान्य कोशिका है वो असामान्य कोशिका में बदल जाएगी और उससे क्या होगा, जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, नष्ट होती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये अविभेदन होता है वो समूहों में करती हैं, तो उन जो जब ये समूह बना लेती हैं तो ये क्या करती हैं, एक उभार भरी संरचना बनाती हैं जिसे हम नाम देते हैं ट्यूमर। जब कोशिकाएं जो होंगी वो अनियंत्रित रहेंगी और अविभेदित कोशिकाएं होंगी, समूह बनाएंगी, तो उनमें उभार जैसे संरचना उत्पन्न हो जाती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद दिया गया है ट्यूमर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ट्यूमर भी कितने प्रकार का होता है हमें ये बताना है। तो ट्यूमर जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो है वो सुदम ट्यूमर जिसे कहते हैं बेंगिन ट्यूमर्स, और दुर्दम ट्यूमर जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ध्यान देने योग्य बात है, ये पूछा ही जाता है पेपर में। तो सुदम ट्यूमर क्या होता है, ये संयोजी ऊतक से क्या होते हैं, घिरे होने के कारण। अब ये संयोजी ऊतक से ये जो भी ट्यूमर, अगर बाय द वे अगर ये सुदम ट्यूमर है तो ये हमारे जो संयोजी ऊतक होगा उससे ये घिरा हुआ होगा और एक निश्चित स्थान पर बना रहता है। सुदम ट्यूमर अपनी ही जगह पर रहेगा और संयोजी ऊतकों का घेरा अपने ऊपर बनाता रहता है। जो दुर्दम ट्यूमर है इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये कोशिकाएं रक्त एवं लसिका के माध्यम से स्थान परिवर्तन करके अन्य स्थानों पर ट्यूमर बनाती हैं।
ये मतलब कि अपनी गतिशीलता बनाए रखती हैं, बराबर जो है निरंतर अपनी गतिशीलता को बढ़ाती रहती हैं। और जो ऊपर वाला दिया गया था सुदम ट्यूमर, उसमें क्या होता है, हमारी जो गतिशीलता है वो उसमें रुकी हुई होती है, वो एक ही जगह संयोजी ऊतक से ही घिरा होता है और अपना स्थान घेरे रहता है। लेकिन जो दुर्दम ट्यूमर होता है वो क्या करता है, केशिकाएं और रक्त लसिका के माध्यम से क्या करता है, स्थान परिवर्तन करता रहता है और जगह जगह ट्यूमर बनाएगा। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, अन्य भाग में फैलने को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। अगर कैंसर जो है वो कोशिकाओं में, कैंसर कोशिका में अलग अलग जगह पर ट्यूमर बन रहा है, तब क्या होगा, वो मेटास्टेसिस अवस्था कहलाएगी। अगर कोशिका में क्या हो रहा है, एक ही स्थान पर वो बना हुआ है, तो वो सुदम ट्यूमर होगा। बेसिकली वो उसी जगह रहेगा जहाँ पर वो है, संयोजी ऊतक की ही जगह पर होगा। और दुर्दम ट्यूमर जो होता है उसमें वो परिवर्तन करता ही रहेगा कि रक्त केशिकाएं जो होती हैं और लसिका के माध्यम से वो जगह जगह पर जो है कोशिकाओं का घेरा बनाएगा। ठीक है, और ये जगह जगह जब फैलता है तो इस स्टेज को इन्होंने बताया कि मेटास्टेसिस कहते हैं। इनको हम द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर की वृद्धि को हम द्वितीयक मेटाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन द्वितीयक दुर्दम जो ट्यूमर होता है, जब इसकी वृद्धि होने लगती है तो हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक मेटाप्लास्टिक कैंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक कि कितने प्रकार का ट्यूमर होता है और ये पूछा जाता है। हमने आपसे अभी कहा था कि ये पूछा जाता है। देखिए इसमें डिफरेंस आएगा लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, बीच बीच में स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके, इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आप ले सकते हैं। तो दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें क्या होता है, जो सुदम अर्बुद इसमें लिखा है, जो वो ट्यूमर ही लिखा गया है, ठीक है। पढ़ते रहिए जनाब। क्या लिखा है, जो सुदम अर्बुद होता है, दुर्दम अर्बुद होता है, इसमें जो है डिफरेंस आता ही लिखने के लिए है, तो लगभग आपको 3-4 याद करके जाने ही पड़ेंगे अंतर। तो जो सुदम दुर्दम होता है, सुदम में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है, ये तो हमने आपको पहले बताया। दूसरे ऊतक या अंग में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो वो सीमित ही रहेंगे तो दूसरे ऊतक या अंग तक कहाँ जा पाएंगे। फिर दिया है मूल स्थान के अतिरिक्त आसपास के ऊतकों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये दुर्दम है तो ये अपने जो आसपास के ऊतक होंगे ये उनमें भी प्रवेश करेंगे और वहाँ का भी स्थान घेरेंगे। इसमें जो होती है वो मेटास्टेसिस अवस्था प्रदर्शित नहीं होती। जो मेटास्टेसिस अवस्था है वो दुर्दम अर्बुद में दिखाई देगी, क्योंकि जो ग्रोथ होने वाली स्टेज है उसी का नाम मेटास्टेसिस है। और ये यहाँ पर सुदम में दिया गया, और सुदम में पता है हमें कि जो है वो एक ही स्थान पर रहता है, तो इसमें मेटास्टेसिस जो अवस्था है वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन रक्त या लिम्फ के साथ मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं शरीर के किसी अन्य भाग में पहुंचकर वहां भी कैंसर बनाती हैं, क्योंकि अब वो अलग अलग कोशिकाओं में जब जाएंगी अलग अलग जगह पर, तो वो क्या करेंगी, वहां पर कैंसर बनाएंगी। इस अवस्था को यहाँ पर मेटास्टेसिस कहा गया है। ठीक है, तो मेटास्टेसिस अवस्था सुदम में ना होकर के दुर्दम में होती है, बिकॉज क्योंकि वो आगे बढ़ती रहती हैं। फिर दिया गया है हमारा धीमी गति से बढ़ते हैं। जो हमारा सुदम होता है वो कैसा होता है, वो धीमी गति से बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि अब ये धीमी गति से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है धीमी गति से, पता ही है, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था कि धीमी गति से बढ़ता है वो एक ही स्थान पर रहेगा। तीव्रता से बढ़ता है ये क्योंकि जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स करती है कोशिकाओं को और जगह जगह पर अपने जो है लिम्फ में, रक्त की कोशिकाओं में इकट्ठे होकर के वो बनाएंगी, तो तीव्रता से बढ़ेंगी। ये धीमी गति से क्योंकि एक ही जगह पर रहता है। फिर 14 अंतर दिया गया, प्रायः एक फाइब्रस कैप्सूल में बंद रहते हैं। कैप्सूल में जब बंद होंगे तभी तो इनकी गति जो होगी वो
नहीं हो पाएगी, जिससे इनको शल्य क्रिया द्वारा निकालना आसान होता है। क्योंकि जब इसमें फाइब्रस कैप्सूल होगा तो ये शरीर के अंदर जो है अपने जितने भी इसके विषाक्त पदार्थ हैं वो अंदर नहीं, बॉडी के अंदर नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये कठिन क्यों होता है शल्य चिकित्सा में निकालने के लिए? किसी कैप्सूल में सीमित नहीं होते, अतः शल्य क्रिया उतनी आसान नहीं होती। अगर किसी को दुर्दम ट्यूमर हो जाए, अर्बुद हो जाए, तो उसमें जो है अगर, क्योंकि दुर्दम है तो उसमें कैप्सूल होगा नहीं, और जब कैप्सूल होगा नहीं तो उसे निकालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो विषाक्त पदार्थ है वो मतलब कि जो है निकलने का डर रहता है जब बॉडी के अंदर। और इसमें जो है फाइब्रस कैप्सूल होता है तो वो आराम से निकाल लेंगे। पांचवा अंतर दिया गया है, यह उस ऊतक के लक्षण को प्रदर्शित करता है जिससे वह बने होते हैं। अगर हमारा सुरदम जो दिया गया है, सुदम ट्यूमर जो होता है, वो अगर लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है तो वो किस लक्षण को प्रदर्शित करेगा? जिससे वो बना हुआ है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करता है? छोटी छोटी तेजी से विभाजित होता है एक तो, ठीक है, और वो उसी कोशिका से जिससे बना हुआ होता है उसके ऊतकों के लक्षणों को ये प्रदर्शित करता ही नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैंसर से संबंधित क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें बहुविकल्पी कैसे बनेंगे, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय कैसे बनते हैं। पहले पूरा टॉपिक डिटेल में जानेंगे, उसके बाद इसमें दिया गया है। अब हमने सुदम दुर्दम उसके टाइप देख लिए, उसमें अंतर पूछा जाता है पेपर में, वो देख लिया। उसके बाद में देखते हैं कैंसर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा कार्सिनोमा, दूसरा हमारा सार्कोमा, ठीक है, और तीसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है? ल्यूकीमिया। तो जो कार्सिनोमा प्रकार का जो कैंसर होता है वो कैसा होता है? देखो, जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है, ठीक है, जैसे एक्टोडर्म जो ऊतक होते हैं, जैसे स्तन हो गया, ठीक है, और फेफड़े हो गए, जो स्तनों का कैंसर, फेफड़ों का, तो यहाँ पर क्या होती है? एक्टोडर्म ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है उद्गम होता है। तो जो कैंसर होता है इस प्रकार का, जो कार्सिनोमा कैंसर होता है, वो कहाँ पर पाया जा सकता है? तो जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होते हैं, एक्टोडर्म हमारे शरीर में स्तनों में, फेफड़ों में होता है, तो वहाँ का कैंसर इसमें बताया गया, उसी को हम कार्सिनोमा कहते हैं, जैसे स्तन कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, त्वचा का होता है अमाशय, अग्नाशय, ठीक है, तो ये जो इतने प्रकार के हैं, तो ये एक्टोडर्म ऊतकों से बने हुए होते हैं ऑर्गन हमारे, और इन्हीं को कार्सिनोमा कैंसर अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा दिया गया है सार्कोमा। सार्कोमा में क्या होता है? जो कैंसर मीजोडर्म, मीजोडर्म का मतलब जो अस्थि और लसिका से संबंधित होगा, उस कैंसर को हम कहते हैं सार्कोमा। अस्थि और लसिका से संबंधित जो ऊतकों को प्रभावित करेगा वही क्या होगा? हमारा सार्कोमा कैंसर होगा। जो कैंसर मीजोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे हम सार्कोमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और फिर दिया गया गांठों में। अब जैसे बताया ही गया, लिम्फ जो होती है, नोड्स होते हैं, संयोजी ऊतक का कैंसर होता है, ठीक है, तो संयोजी ऊतक का कैंसर में सार्कोमा है। उसके बाद में हमारा बताया गया है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में देखिए, यह रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर होता है। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट्स WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है कैंसर के कारण। ठीक है, यहाँ पर दिया गया रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर है। इसमें क्या होता है? जो रुधिर की कोशिकाएं होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट WBC की संख्या अत्यधिक वृद्धि होती है। यहाँ पर रेड बीसीज की जो संख्या है RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, इनकी जो संख्या है वो कम होने लगती है, और जो WBCs की संख्या है वो
अधिक वृद्धि उसमें करने लगती है। ठीक है, वही बताया गया है कि रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर है अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण। क्योंकि अस्थि मज्जा में ये कोशिकाएं जब विभाजन करेंगी तो क्या होगा, वहां पर WBCs की संख्या अत्यधिक होने लगेगी, जिसके कारण ल्यूकीमिया कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने प्रकार भी देख लिए, ट्यूमर के प्रकार भी देख लिए, उसके बाद में हमने देखा कैंसर कितने टाइप का भी हो सकता है वो भी देख लिया, किन किन ऊतकों के बेस पे होता है ये भी आपने देख लिया। अब हम जानेंगे कि इसमें कैंसर का कारण क्या होता है, किस कारण से हो सकता है कैंसर। ठीक है, देखिए किस कारण से हो सकता है, बचाव करें अपना। इसमें लिखा है कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है। सभी कोशिकाओं में प्रोटोओंकोजीन, ये जो प्रोटोओंकोजीन लिखा है ये पॉइंटेड नोट कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि कैंसर में किस और जो है कारण में उस कोशिका में क्या पाया जाता है, कौन सा जो है एंजाइम है या, ठीक है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा। कैंसर शरीर कि अपनी ही कोशिका की अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है। ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ा था, उसके बाद में ये बताया गया। मेन पॉइंट है ये कि सभी कोशिकाओं में प्रोटोओंकोजीन होता है अगर वो कैंसर से पीड़ित है कोशिका, तब किसी भी कारण से यह ओंकोजीन्स सक्रिय हो जाती है। हमारी सामान्य कोशिका में क्या होता है, प्रोटोओंकोजीन होता है, लेकिन अभी कोई कारण ऐसा हो गया हमारी सेल डिवीजन में कि वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो गया, प्रोटोओंकोजीन की बजाय क्या बनना स्टार्ट हो गया, ओंकोजीन्स जो है स्टार्ट हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तथा इसी के बाद ये दिया गया है कि कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने लगती हैं। तो जो कोशिकाएं होंगी जब प्रोटोओंकोजीन्स की जगह पर उन्हें ओंकोजीन्स मिलने लगेगा तो वो क्या करेंगी, कैंसर ही का निर्माण करेंगी। जैसे हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम लोग खुश थोड़ी ना होंगे, गुस्सा ही तो होंगे। बच्चों को अगर कोई चीज़ ना मिले, इसी तरह कोशिकाएं हैं, इनको मन मुताबिक खाना नहीं मिला तो ये क्या करेंगी, प्रोटोओंकोजीन्स था, प्रोटो हटा दिया, ओंकोजीन्स ले लिया, तो अब वो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगी, कैंसर। फिर यहाँ बताया गया है जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं, ये बता दिया गया कि जब कैंसर कोशिकाओं को जो है प्रोटोओंकोजीन्स की जगह पर ओंकोजीन्स मिलने लगता है तो वो जो कोशिकाएं होती हैं वो कैंसर उत्पन्न करने लगती हैं। अब वो जो कोशिकाएं हैं कैंसर उत्पन्न करने लगती हैं तो उसमें भी कुछ होता होगा जिसका कारण इसमें दिया गया है कार्सिनोजन। ठीक है, इसका कारण क्या है, कार्सिनोजन है। उसके बाद ये दिया गया है एक्स्ट्रा शॉट्स में। एक्स्ट्रा शॉट्स में आपको ज़्यादा नहीं, बस कैंसर तैयार कर लीजिए कि कैंसर में क्या है। ठीक है, क्योंकि कैंसर का अध्ययन भी तो होता होगा, तो कैंसर का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे हृदय का जो भी अध्ययन करता है, जो भी डॉक्टर होता है तो उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो वेन्स के होते हैं, नर्व्स के होते हैं तो उन्हें न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही आप मतलब कि जो है कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रोटोओंकोजीन्स होता है। अब जब उसमें ओंकोजीन्स मिल गया तो यहाँ पर उसी का अध्ययन करना, अब ओंकोजीन्स का ही अध्ययन करना है तो उसके लिए यहाँ पर ओंकोलॉजी, ओंकोजीन से ही आप याद कर लीजिए कि ओंकोलॉजी होगा, कि कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। और बाकी तो सब आप स्क्रीनशॉट देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कैंसर का उत्पन्न होना, कार्सिनोजेनेसिस। थोड़े इंग्लिश के वर्ड याद करते चलिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। कैंसर का उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न होता है भाई कैंसर, देखते हैं। शरीर में कोशिका विभाजन, क्या दिया गया है, कोशिका का विभाजन ही कोशिका में वृद्धि विभेदन और सामान्य अवस्था में पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। अगर हमारे शरीर में कोशिका विभेदित, वृद्धि और विभाजन
और उसकी सामान्य अवस्था में क्या हो, पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। ये हमें पता ही है, ज़्यादातर अधिकतर आता ही है कि शरीर में हमारी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और वो कोशिकाएं क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी, विभेदन करेंगी और उसके बाद में वो सामान्य अवस्था में लगभग नियंत्रित ही रहती हैं। फिर प्रत्येक क्रिया में पूर्ण रूपेण समन्वयन होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया में क्या होता है, पूर्ण रूपेण समन्वयन होता है। ये सामान्य कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजन के समय संस्पर्श संदमन का गुण प्रदर्शित करती हैं। जब नई बनी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो उनमें वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। इसी कारण इसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रोसेस हमारी रुक गई आगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनिबिशन, मतलब कि उसने अपने कांटेक्ट को रोक दिया, संदमन कर दिया। उसके बाद लिखा है कैंसर कोशिकाओं में इस गुण का अभाव होने लगता है जब, तो फलस्वरूप आपस में संपर्क होने पर भी कोशिकाएं विभाजन जारी ही रखती हैं। ठीक है, इस कारण हुए अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह बन जाता है, यही ट्यूमर होता है। ट्यूमर क्या होता है, शरीर में कोशिकाएं विभाजन करती हैं, ये पता है, कोशिका वृद्धि होती है, विभाजन विभेदन सामान्य होता है, सभी पता है कि हमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। जब यही प्रोसेस एक समय पे आके ना रुके तो उसी को हम कहते हैं कि कैंसर का बनना। क्यों होता है, क्योंकि ये अब जब इसी कारण ये कांटेक्ट होता ही रहता है और वो अपनी संख्या को बढ़ाती ही रहती हैं, तो उसमें क्या होता है, अनियंत्रित कोशिकाएं विभाजन से कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह बनने लगता है। क्योंकि अब जब इकट्ठे हो गई, शरीर में जगह नहीं है अब कहीं पर, तो कोशिकाएं कहाँ, बाहर की तरफ तो निकलेंगी, तो अविभेदित समूह बनाने लगती है, यही ट्यूमर हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा डायग्राम दिया गया है, देख लीजिए कैसे। इसमें दिया गया इनिशियली मॉडिफाइड ट्यूमर सेल। अब जो ट्यूमर सेल है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है, यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है मैनी ट्यूमर सेल्स फॉर्म बाय डिवीजन, वो अपना यहाँ पर क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं। ठीक है, और डिवीजन जब करेंगी तो क्या होगा, ट्यूमर सेल्स एंटर ब्लड वेसल्स एंड स्टार्ट मेटासिस। और जैसे ही ट्यूमर सेल ये रक्त केशिकाओं में जाना स्टार्ट होंगी, वैसे ही ये क्या करेंगी, अपनी मेटासिस अवस्था को प्रारंभ कर देंगी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ट्यूमर। और फिर यही प्रोसेस जब आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, जो इनिबिशन बताया था, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, तो उसी की प्रोसेस में क्या होगा, एक नया ट्यूमर का निर्माण होगा अदर साइट्स पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा फिगर। नेक्स्ट ईयर क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कैंसर कोशिकाओं में निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कैंसर हो चुका होता है तो हमारे शरीर की जो बॉडी है, वो हमारी जो बॉडी है, वो जो लक्षण होते हैं अंदर जो हमारे शरीर में हो रहा होता है, उस प्रोसेस को ये दिखाता है। लक्षण सिम्टम, यही सिम्टम का मतलब यही होता है कि जो हमारी बॉडी इफेक्ट हो जाती है तो वो सिम्टम शो करती है। तो इसमें पहला दिया गया है कैंसर कोशिकाओं का केंद्रक सामान्य से बड़ा हो जाता है। कोशिका में केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है, लगभग सामान्य सभी में, सभी बॉडीज जो एनिमल्स की सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो छोटा होता है। तो इसमें दिया गया है कि वो सामान्य से क्या हो जाता है, अत्यधिक बड़ा हो जाता है और ये असामान्य होता है, जैसा कि बताया गया है। यह एपोप्टोसिस प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी जो एपोप्टोसिस है, मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ, एपोप्टोसिस, तो ये क्या होता है, प्रदर्शित नहीं करता है और हमारी सामान्य बॉडी प्रदर्शित करती है। एप्टोसिस का अर्थ है नियोजित मृत्यु, यानी बगैर योजना के हुई मृत्यु। ठीक है, एप्टोसोसिस का अर्थ क्या होता है, नियोजित मृत्यु, मतलब जिस समय पे बनाई, जिस नियोजित का मतलब होता है योजना पर बनाई गई मृत्यु। ठीक है, तो एप्टोसिस हमारे अंदर सामान्य बॉडी में होता ही है, लेकिन इससे क्या होता है, जब इसमें एपोप्टोसिस नहीं दिखता है तो ये क्या होता है, ये जब ये प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब जो हमारी नियोजित मृत्यु है वो आयोजित मृत्यु में कन्वर्ट हो जाएगी। नियोजित का मतलब यही होता है कि जो योजित मृत्यु होती है उससे। फिर दिया गया है सेकेंड पॉइंट, कैंसर कोशिकाओं में भिन्न का अभाव। कैंसर कोशिकाओं में भिन्न का अभाव होना, वो एक दूसरे की नहीं, वो एक जैसी ही लगती हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, नेक्स्ट है कैंसर कोशिकाओं में नई वाहिकाओं का विकास होना।
अब जब वो ट्यूमर बनाएंगी तो नई वाहिकाएं बनेंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब कोशिका उठ रही है तो उसमें नर्व्स जो वेसल्स होती हैं बनेंगी ही। अब बताया गया कैंसर के कारण, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हमें हो सकता है। वो कौन कौन से कारक हैं? कारण में कारक कन्वर्ट होता है, तो इसमें बताया गया पहला भौतिक कारक, पराबैंगनी किरणें, आयोनाइजिंग विकिरण, एक्सरे, गामा रे। जो ये एक प्रकार की विकिरण है, रेज हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं और उनसे हमें कैंसर देती हैं, ठीक है, तो इनसे दूर रहिएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है हमारा रासायनिक कारक। कुछ रासायनिक कारक हो सकते हैं जैसे कैडमियम ऑक्साइड, मास्टर्ड गैस, कालिक, सिगरेट का धुआं। इसमें क्या होता है, ये भी हमें कैंसर देती हैं। जैसे कैडमियम ऑक्साइड एक गैस है, मास्टर्ड गैस, ठीक है, उसके बाद में कालिक पता ही होगा, सिगरेट का धुआं। तो जो सिगरेट का धुआं होता है, तो ये भी सिगरेट के धुएं से सुना होगा कि कैंसर हो जाता है, वो भी फेफड़े का। तो इसमें कुछ दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप कुछ कारक, और ये जो कारक हैं कार्सिनोजन में ही ये कारक आते हैं। इन कार्सिनोजन से ये वाले अफेक्टेड ऑर्गन होंगे। पहला दिया गया है सिगरेट का धुआं। सिगरेट के धुएं को हम, एक फॉर्मूला है नाइट्रोसी डाई मेथिलीन, इससे क्या होता है, फेफड़े हमारे अफेक्ट होंगे। कालिक कण जो होता है त्वचा या फेफड़े को कैंसर बनाता है। कवक विष एक होता है, इसी से कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन, वो यकृत को अफेक्ट करेगा। मास्टर्ड गैस जो होती है वो भी फेफड़े को करेगी। कैडमियम ऑक्साइड जो होती है वो प्रोस्टेट जो हमारी ग्लैंड होती है उसको अफेक्ट करती है। कोल तार दिया गया है जिसे 3,4 बेंजोपाडीन कहते हैं, वो त्वचा या फेफड़े को अफेक्ट करेगा। और जो एस्बेस्टॉस है वो भी फेफड़े को अफेक्ट करेगा। यानी ज़्यादातर चीज़ें हमारे फेफड़े को अफेक्ट करती है, तो भैया फेफड़ा बचा के रखिएगा एक्सरे से, गामा किरणों से। नेक्स्ट दिया गया है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ हमारे जो होते हैं वो जैविक कारक होते हैं जिनकी वजह से जो है कैंसर होने के कारण होते हैं। जैसे ओन्कोजेनिक विषाणु, अगर ये ओन्कोजेनिक विषाणु हमारे अंदर आ गया तो भी हमें कैंसर होना ही होना है, ठीक है। अनुवांशिक कारक, ये जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है। सामान्य कोशिकाओं में कोशिकाएं ओंकोजीन्स होते हैं, ये दिया गया है इसका, सेलुलर ओंकोजीन्स CONC। यही जो होती हैं जीन कैंसरकारी रूपांतरण प्रारंभ कर देती हैं। कैंसर भिन्न की विसंगति तथा ओंकोजीन्स को स्विच ऑन से उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद दिया गया है कारक, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बीच बीच में पॉज करके वीडियो को नोट करते रहिएगा। फिर दिया गया है कैंसर की जांच। अब कैंसर की जांच हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। कैंसर की जांच में प्रतिबिंबन तकनीक ये भी होती है, बायोप्सी होती है, एंडोस्कोपी होती है, ये सारी तकनीकें हैं। रासायनिक परीक्षण आदि द्वारा की जाती हैं। ये सारे जो परीक्षण हैं वो किसके, इन सभी के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद दिया है बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण, मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड है पहले से ही। बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण में ये शामिल जो होता है। उसके बाद प्रतिबिंबन तकनीक में एक्सरे, ठीक है, सिटी स्कैन, MRI आदि शामिल हैं। अब प्रतिबिंबन के रूप में हम इसे एक्सरे और सिटी स्कैन और MRI के द्वारा देख सकते हैं। PIT भी एक इमेजिंग तकनीक है, इमेज के रूप में हम देख सकते हैं कैंसर को। आजकल कैंसर जांच में आणविक जीव विज्ञान की तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी हो गया। उसके बाद में बताया गया है कैंसर के लक्षण। अब हम फिजिकली कैसे देख सकते हैं कि किसी इंसान को अगर ये सिम्टम्स हो गए हैं, सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे बाहर अगर किसी इंसान को ये चीज़ है, किसी भी व्यक्ति को, तो इसमें क्या होगा, देखेंगे हम कि उसके घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। और शरीर के किसी भी भाग में गांठ का बन जाना, ठीक है। जीभ का कैंसर भी होता है, जैसे गांठ का बनना, जैसे जीभ में कैंसर हो जाना। स्तन कैंसर देखा होगा आपने, कैंसर कि जीभ में गांठ हो जाती है, स्तन में कैंसर हो जाता है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, शरीर के किसी तिल या मस्से में अचानक तीव्र वृद्धि। अगर किसी के शरीर पर कहीं भी तिल है और वो अचानक बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। फिर दिया गया शरीर के भार में निरंतर कमी होना। अब लगातार आप 50 किलो के हैं और धीरे धीरे आप जो है 10-10 और 5-5 किलो वेटेज आपका कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कैंसर का ट्रीटमेंट
एक बार देख लेना चाहिए, परीक्षण करा लेना चाहिए कहीं है तो नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, कभी कभी टेंशन में भी कम हो जाता है। अब सब लोग सोच लें कि हम कैंसर ही हो गया है। भोजन को निगलने या बोलने में कठिनाई का होना, कभी कभी होता है ऐसा कि भोजन निगलने या बोलने में कठिनाई हो जाती है, तो कभी कभी की बजाय अगर वो दिख रहे हैं डेली बेसिस पे तब दिक्कत हो सकती है। रजनो वृत्ति के पश्चात अनियमित रुधिर स्राव। रजनो वृत्ति का मतलब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लिया गया है, उसके पश्चात भी अगर अनियमित रुधिर स्राव हो रहा है तब तो ये कैंसर का कारण है। उसके बाद दिया गया शरीर का हर समय थका थका रहना, काम करने का मन नहीं करना, जैसे आजकल आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं हो रहा होगा क्योंकि 6-6 7-7 घंटे पढ़ते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो थका थका शरीर रहता है, फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का। फिर दिया गया है कैंसर का फैलाव। इसमें क्या होता है, कैंसर कोशिकाएं विभाजित होकर ट्यूमर बना लेती हैं जो समीपवर्ती ऊतकों पर फैलकर उन्हें नष्ट करती हैं। कि अपने फैलाव कैसे करती हैं, तो कैंसर क्या करेगा, कोशिकाओं को विभाजित होकर ट्यूमर बनाएगा, उसके बाद वो समीपवर्ती ऊतकों पर फैल जाएगा और उसे भी नष्ट कर देगा। दूसरा दिया गया है, जब कैंसर ट्यूमर कोशिकाएं पृथक होकर लसिका के माध्यम से अन्य स्थानों पर पहुंच जाती हैं तो वहां पर विभाजन करती हैं, मेटास्टिया, द्वितीयक वृद्धि, यही सब बताया गया जो हमने पहले बता दिया है कि द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के कैंसर के निवारण के लिए दुष्कर होता है, यह सबसे घातक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है, जो द्वितीयक वृद्धि वाला है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर अस्थि मज्जा तथा संयोजी ऊतक में उत्पन्न कैंसर कोशिकाएं रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैलती। जो अस्थि मज्जा और संयोजी ऊतक में जो उत्पन्न कैंसर है वो क्या करेंगी, जो रक्त होगा उसके माध्यम से शरीर के अन्य भाग में फैलेंगी। फिर इसका हम देखते हैं, अब सिम्टम हो गए तो उसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, पढ़ते रहिएगा। क्या दिया गया, उपचार में निम्न विधियों की मदद ली जाती है। अब इन उपचारों को अकेले ही नहीं पढ़िएगा, शेयर भी कर दीजिएगा किसी को ताकि देख ले, वो भी उपचार कर ले। क्या दिया गया है, रासायनिक चिकित्सा कीमोथेरेपी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कीमोथेरेपी, ठीक है। इसके अंतर्गत रासायनिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली पता ही होगा आजकल सब लोग रासायनिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं। इनके शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि अब हम रासायनिक चीज़ें ले रहे हैं तो क्या होगा, साइड इफेक्ट तो होगा ही। शरीर की तेज़ी से विभाजित करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करती। अब जो हम रासायनिक ले रहे हैं तो हमारे अंदर के शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वो नष्ट होंगी। दूसरा दिया गया है शल्य चिकित्सक सर्जरी द्वारा, देखते हैं। इसमें कैंसरग्रस्त भाग को शरीर से अलग कर देते हैं और कैंसर उपचार का प्रथम चरण अब भी शल्य क्रिया में ही होता है। शरीर से अलग ज़रूर कर देंगे लेकिन उसका प्रथम चरण फिर भी वो मतलब कि जो है उसका ट्रीटमेंट करते ही रहते हैं, उसे अलग तो कर देते हैं लेकिन उसका ट्रीटमेंट करते ही रहते हैं, अभी भी शल्य क्रिया वहाँ पर स्टार्ट ही रहती है। फिर दिया गया विकिरण या रेडियोथेरेपी द्वारा, ये भी देख लेते हैं। इसमें कैंसर कोशिकाओं को घातक विकिरण नष्ट कर देता है। इसमें जो होती है वो किरणें डाली जाती हैं और वो क्या करती हैं, उसे नष्ट करती हैं। इस कारण ये हेतु क्या है, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी के अन्य स्रोतों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिससे फैलता है उसी से किया जाता है। प्रतिरक्षा चिकित्सा इसके द्वारा भी होता है। इसमें दिया गया है ये गामा इंटरफेरॉन, ठीक है, क्या दिया गया है, गामा इंटरफेरॉन जैसे पदार्थ जो होते हैं वो जैविक अनुक्रिया रूपांतरित बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। यह प्रतिरक्षी तंत्र को प्रेरित करते हैं ताकि कैंसर की वृद्धि को ये रोक सके। इनमें क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की भी मदद ली जाती है। ये फिगर है जिसमें विधियां दी गई हैं। सर्जरी में देख लीजिए आप, ऐसे वेपन्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेडियोथेरेपी दी गई है और इसके बाद में ये कीमोथेरेपी दी गई है। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहिए, अंत तक बने रहिए इससे। बस ये लास्ट स्टेज है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। अब जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा, कैंसर क्या होता है, कैंसर का कारक क्या है, कैंसर जो है कितने प्रकार का होता है,
ठीक है, ट्यूमर कितने प्रकार का होता है उसमें अंतर भी पढ़े, ट्रीटमेंट भी किया और उसके सिम्टम भी दिखाए गए। अब जो बारी है वो इन चीज़ों की है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कैंसर से रिलेटेड यही चीज़ें आपके प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती हैं, केवल कैंसर से रिलेटेड। देख लीजिए, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने तो उससे वीडियो पॉज करके आप कैंसर पर टिप्पणी थोड़ा बता दीजिएगा। उसके बाद दिया गया प्रसामान्य कोशिका में कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। अप्रसामान्य का मतलब असामान्य, तो कैंसर जो हमारी सामान्य कोशिका होती है वो विभाजन एक नियमित सीमा तक करती है, और जो ये होती है जो असामान्य कोशिका होती है ये क्या करती है, अपनी जो कोशिका का विभाजन है वो निरंतर जारी ही रखती है। ठीक है, और एक प्रकार से भी आ सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है, सबसे लॉन्ग में, तो इसे आप लॉन्ग में ही याद कीजिएगा। क्या दिया गया है, कैंसर क्या है, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, और सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका कैसे बन पाती है। पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, तो आप इसे तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। फिर दिया गया है कैंसर निदान की क्या विधियां हैं, कैंसर के उपचार की सामान्य हमें जो विधियां हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है, विधियों का वर्णन करना है। ठीक, तो ये होमवर्क है, कीजिएगा। बहुविकल्पीय दिए गए थे, अब ये एकदम शॉर्ट में अति लघु। कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो फैलती हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। अनियमित ऊतक वृद्धि का रोग क्या होता है वो बताएंगे आप। कोशिकाएं जो होती हैं वो ल्यूकीमिया से प्रभावित होती हैं, ये बताएंगे। कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं ये भी आप बताएंगे। और कौन सा रोग ओंकोजीन्स की सक्रियता से होता है, कौन सा रोग, पढ़ क्या रहे हो, कैंसर, तो ओंकोजीन्स जो होगा वो क्या होगा, किसको प्रभावित करेगा, क्या सक्रिय होगा, तो ओंकोजीन सक्रिय होगा तो क्या होगा, कैंसर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू फील दैट द अपकमिंग लेक्चर वीडियोज कैन बी इम्प्रूव, देन प्लीज़ like, share and subscribe and write the comment of this video, write your comments of this video. Thank you for watching till the end of this video.